हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान, जो आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको करवा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश हमें किन किन चीजों से मिलता है, और साथ ही साथ हमने प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और प्रकाश के गुण, ये सारे हमने फर्स्ट पार्ट में आपको करवा चुके हैं। अगर आप ये देखना चाहते तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट यानी परावर्तन के नियम और अपवर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है हमने ये बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। किसी समतल से परावर्तन के नियम जो है वो दो है। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम पढ़ेंगे, लिखा है आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। हम आपको इस चित्र के माध्यम से बताएंगे कि परावर्तन के नियम जो है कैसे बने हैं। जैसे हमने ये लिया कोई समतल दर्पण, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। इसे परावर्तक तल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल भी बोलते हैं। इस समतल तल को हम परावर्तक तल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा है ये परावर्तक तल है। इसी से हम एक अभिलंब खींचते हैं। ये जो परावर्तक तल पे डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसी से जब प्रकाश की किरण डाली जाती है, इसे जो ये किरण आ रही इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? ये जो किरण आ रही इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण यही जब रिफ्लेक्ट होकर परावर्तक तल से रिफ्लेक्ट होती है, इसी जब उसी माध्यम में वापस जाती है तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं, और जो वापस टकरा कर वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरह जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला नियम यही कह रहा है कि जो आपका आपतन कोण I यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव क्या होते? एक दूसरे के बराबर होते। जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही आपका परावर्तन कोण होगा। पहला नियम है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। तो I बराबर R, ये आपका पहला नियम है। यहीं से हम निकाल सकते हैं। आपको चित्र बनाना आता है, अगर आप एग्जाम में डिफिनीशन और नियम के साथ साथ अगर आप चित्र बनाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए आप चित्र, अगर आपको डिफिनीशन भूल भी रही तो आप चित्र के माध्यम से खुद डिफिनीशन बना सकते हैं। तो हम पहला नियम इसी चित्र के माध्यम से आपको प्रूव कर चुके हैं कि जो आपतन कोण I है और परावर्तन कोण R है, ये दोनों आपस में क्या बराबर होते हैं। जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय नियम। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है? लिखा है आपतित किरण दर्पण के आयतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी आपतन किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक तल पे होते हैं। देखते हैं इसमें जो आने वाली किरण है वो क्या है? आपतित किरण। जाने वाली किरण परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों ये परावर्तक तल पर है, ये आपतन बिंदु है। यहाँ जो ये तीनों मिलते हैं इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी इसी चित्र के माध्यम से हम दूसरी भी इसका नियम प्रूव करेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक तल यानी आप ये समतल पे मिलते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं। वही दूसरा नियम है कि आपतित किरण और दर्पण के आयतन बिंदु, यानी ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु, पर अभिलंब, ये डाला गया अभिलंब, तथा परावर्तित किरण सभी क्या तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो आपको एकदम बेसिक से लर्न भी हो जाएगा आराम से कि प्रथम नियम जो आपका परावर्तन का है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये हो गया आपका परावर्तन के नियम। अब हम पढ़ेंगे आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ जो लिखा है डेफिनेशन उसको पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे सिंपल सी भाषा में। जैसे प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो विभिन्न माध्यमों में उनकी विभिन्न चालें होती है, यानी प्रकाश अलग अलग माध्यमों में उनकी अलग अलग चाल होती है। अगर आप प्रकाश को पानी में देखेंगे तो उसकी अलग चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की अलग चाल होती है, कांच में प्रकाश की अलग चाल होती है। तो यानी प्रकाश जो है वो अलग अलग माध्यमों में उनकी चालें अलग अलग होती है, यानी प्रकाश की चालें विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। वही है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे हमने ये लिया और यहाँ डाल दिया अभिलंब, ये हो गया जो ये माध्यम है हमारा ऊपर वाला, हमने ले लिया वायु, यानी ऊपर वाला जो हमारा माध्यम है वो वायु है, नीचे वाला हमने ले लिया कांच है। नीचे वाला ये माध्यम कैसा है? ये कांच है। ऊपर हमने एक माध्यम लिया वायु, दूसरा माध्यम हमने लिया कांच। जब हम इससे प्रकाश डालेंगे, ये हमारा प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण जब इससे आएगी तो ये अपने मार्ग से ऐसे होकर ऐसे न जाकर ये विचलित हो जाती है। वही क्या कहलाती है? वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण और विचलित होकर जो जाती है उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, वही नियम है कि प्रकाश का अपवर्तन यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी सरल माध्यम और विरल, वो सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है वायु और सघन का मतलब जिसके अणु पास पास हो उसे हम सघन माध्यम बोलते हैं। तो वायु से ये कांच क्या है? ये सघन माध्यम। वायु कैसा माध्यम है? ये विरल माध्यम है। वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। और जो कांच है ये सघन माध्यम है। यानी जब प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से हम सघन माध्यम में करते हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हमने कारण भी लिखा है कि अपवर्तन का कारण क्या है। जब प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन का सिंपल से कारण है कि प्रकाश जो होता है वो अलग अलग माध्यमों में उनकी चालें क्या होती हैं? प्रकाश की अलग अलग होती है। यही क्या है? यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। वही होना क्या? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम मिलते हैं, आपको पढ़ाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब हम करेंगे अपवर्तन के नियम। क्या है? अभी हमने किया है परावर्तन के नियम, अब हम करेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में समझेंगे अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रथम नियम है कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। हम देखेंगे चित्र के माध्यम से, ये आई आपकी आपतित किरण और ये आपका अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों क्या है? एक ही तल में है। यानी अपवर्तन का जो पहला नियम है कह रहा है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों क्या है? एक ही तल पे होते हैं। यानी ये परावर्तक तल इसी पे तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब हम करेंगे द्वितीय नियम, यानी अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है? आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कोण जो आपका आपतन कोण आई जो है साइन ज्या और अपवर्तन कोण आर साइन ज्या का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। लिखेंगे हम साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है? नियतांक। ये क्या है हमारा? ये नियतांक के
बराबर है साइन आई बटे साइन आर, आपका नियतांक बराबर है। इस नियम को हम क्या कहते हैं, द्वितीय यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया अपवर्तन के नियम। एक बार और समझेंगे चित्र से कि जो आपतित किरण आ रही है और अभिलंब यानी आपतन बिंदु और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे, ये आपका प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम में साइन आपका यानी आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, ये आपका क्या है, ये नियतांक के बराबर है। इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम भी पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के नियम भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है, यानी ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि ऐसा दर्पण जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है, वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया, यानी गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका जो वो है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो पढ़ेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। यानी अवतल दर्पण क्या है, इस दर्पण में जो उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है, कलई जिसे हम बोलते हैं कलई, पॉलिश की जाती है, उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो अंदर की ओर होता है और जो कलई होती है वो बाहर की ओर। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये आपका हो गया परावर्तक, जो आपका ये पृष्ठ है, इसमें जो बाहर यानी उभरा हुआ भाग है वही बाहर है। उभरे हुए भाग में हमने क्या किया, कलई किया पृष्ठ है, यानी जो उभरा हुआ भाग है ये है कलई किया हुआ पृष्ठ है और इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर की ओर होता है। प्रकाश का परावर्तन किस तरफ होता है, अंदर की ओर होता है। इतना बस ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर होता है और इसमें जो कलई होती है वो बाहर की ओर होती है। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या है, इस दर्पण में दो मतलब दबे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चित्र के माध्यम से हम जानेंगे, जैसे ये हमने आपको चित्र बनाया है, ये है आपका मिरर यानी उत्तल दर्पण। इसे में जो कलई किए हैं वो हम अंदर की ओर किए हैं और जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके उभरे हुए भाग में होता है। यानी उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग पर होता है, वही हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। और जो कलई हम करते हैं यानी चांदी की जो पॉलिश करते हैं वो हम अंदर की ओर करते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण हमने आपको तीनों करवा चुके हैं, यानी अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम जानेंगे अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं हम, वो चेहरे अगर जैसे हमें चेहरा बड़े में देखना है, शीशे यानी मिरर में बड़ा करके देखना है, तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं इसको। और हम जो अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी जो बार बार यानी नाई जो रखते हैं शीशा, वो कौन सा शीशा रखते हैं, वो अवतल दर्पण रखते हैं। उसी में जो दाढ़ी बनाने लिख सकते हैं हम कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी की शेविंग यानी दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं, जो हमारे डॉक्टर जो कान नाक गले की जो जांच करते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हम क्या पहला जाने कि चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमारे डॉक्टर जो होते हैं वो कान नाक गले की जो मतलब देखने का काम करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो बार बार यानी नाई होते हैं वो जो शीशा रखते हैं जिसमें दाढ़ी वगैरह सारी मतलब शेविंग करने के लिए, वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग हम टेबल लैंप भट्ठियों सौर भट्ठियों में भी किया जाता है। अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ
प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है उत्तल दर्पण का वाहनों के पश्च यानी जब आप वाहन चलाते हैं तो पीछे का जो दृश्य देखने के में यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। आप देखते होंगे सड़क पे बड़े बड़े लैंप लगे होते हैं लट्ठे में, उसका जो उसमें जो लेंस लगा होता है यानी जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण किस चीज का होता है? यानी उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे जो प्रकाश हो ना वो बहुत दूरी तक फैल सके, यानी सिक्योर ना हो, फैल सके। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पर लगे हुए लैंप में जो लाइट यानी प्रकाश हो वो पूरी ओर अत्यधिक विकसित यानी अत्यधिक दूरी पर जा सके, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक तल के रूप में। और इसका जो चालक के वाहन में बगल में जो लगाया जाता है, जैसे जो ड्राइवर होते हैं उनके बगल में जो साइड वाला मिरर होता है वो भी किस चीज का होता है? उत्तल दर्पण का होता है। हमने आपको बताया उत्तल दर्पण और तल दर्पण दोनों के उपयोग बता चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम अगला चैप्टर कोई नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद क्लास।